Unacademy. Let's crack it. तो सबसे पहले तो अनुजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपकी ऑल इंडिया रैंक 80 के लिए और थैंक यू। आपके आने वाले भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सबसे मैं पहले चाहूंगा अनुजा जी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं थोड़ा बैकग्राउंड कि किस तरीके का बैकग्राउंड और कौन सी स्ट्रीम आपकी रही, ग्रेजुएशन किस में रहा, एक शॉर्ट में आप थोड़ा बता दे तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आइडिया लगाना शुरू कर देते कि अच्छा मैं भी इस बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूँ। जी, मैंने स्कूलिंग लखनऊ से ही की है और मेरा बैकग्राउंड स्कूल में पीसीएम था। मैंने साइंस ली थी, फिर मैंने जेई दिया था और फिर मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया था। उसके बाद फिर 2020 में मैं ग्रेजुएट हुई थी और 2021 में मैंने 241 रैंक आई थी मेरी और अभी मेरी 80 रैंक है। ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी था। क्या बात है, मतलब ये सेकंड अटेम्प्ट था और सेकंड अटेम्प्ट में दोनों बार सिलेक्शन रहा ये? मेरा ये थर्ड था। मैंने एक बार 2020 में दिया था विद ग्रेजुएशन, उसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ था बट मेंस नहीं हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अनुजा जी, क्या आपको लगता है सबसे पहली चीज कि इस एग्जाम में, क्योंकि ऑब्वियसली 11 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं, 6 लाख के आसपास एग्जाम देने वाले स्टूडेंट होते हैं, प्रीलिम्स में क्या मेन स्ट्रेटजी हो, क्योंकि अभी 28 मई को एग्जाम है, तो सबसे पहला आपका क्या सेशन, क्योंकि आपने तीनों बार प्रीलिम्स निकाला है कंटिन्यू, तो मुझे लगता है आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं बता पाएगा जिन्होंने कंटिन्यू निकाला है और वो भी तीनों साल, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं। जी, प्रीलिम्स खैर अभी तो 28 को है, तो अभी तो ज्यादा टेंशन लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। जितनी भी प्रिपरेशन करी है सब इस बात पे फेथ रखें कि आपने जो पढ़ाई करी है वो पढ़ाई काम आएगी और अपने ऊपर विश्वास रखें और बस थोड़ा बहुत बेसिक चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं अपनी मन की संतुष्टि के लिए। तो मतलब थोड़ा कुछ फंडामेंटल राइट्स देख लिए या फिर कुछ नेशनल पार्क्स देख लिए, बहुत जो कि आपको पता है कि आने की काफी चांस है। कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि क्या पता ये भी आ जाए तो मैं ये भी कर लेती हूँ, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप काम एंड कॉन्फिडेंट रहें। पेपर जब देने जाएं तो अपना दिमाग 100% जितना भी आप यूज करते हैं सब वहां पे यूज करिए। फिर जितना भी आपने आज तक पढ़ा है, जो भी एक क्यूमुलेटिव नॉलेज होती है, वो सारी यूज करनी है और एक शांत दिमाग से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड दैट इज इनफ। अगर जो स्टूडेंट 2024 के लिए या 25 के लिए इस समय प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या रणनीति वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए करे, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस समय स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो है प्रीलिम्स। और जैसे आप कट ऑफ जानते हैं कि इस बार भी कट ऑफ बहुत कम था, मतलब ऑब्वियसली प्रीलिम्स बहुत टिपिकल एग्जाम हो गया है। तो क्या आप उनको सजेशन देंगे कि वो आने वाले समय में इन बेसिक बातों को अगर याद रखे तो प्रीलिम्स में इश्यू नहीं आएंगे? जी, तो आई थिंक इसमें सबसे मतलब इम्पोर्टेंस के ऑर्डर में सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप पीवाईक्यूज जरूर करें। और पीवाईक्यूज ऐसे ना करें कि मतलब बस एबीसीडी टिक कर दिया और बस चेक कर लिया कि ये तो सही है तो हो गया नेक्स्ट। ऐसे नहीं करने हैं पीवाईक्यूज। अच्छे से बैठना है उस पीवाईक्यू के साथ, समझना है एक एक शब्द, एक एक कीवर्ड गूगल करना है और जो भी रिपीटेड थीम्स हैं उनको समझना है, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन या तो रिपीट होगा या तो उसके आसपास की चीजें पूछी जाएंगी या तो कोई उसी का ही रॉन्ग ऑप्शन अगली बार करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा और आपको ये भी आइडिया लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कि एग्जाम की डिमांड क्या है। तो पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छे से बैठ करके करना चाहिए। तो आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा आई फील ये भी है कि आप कितनी बार रिपीट कर रहे हैं ऑफ जो भी आपने सेम चीज पढ़ाई करी, आपने नोट्स बनाए हैं, कुछ भी किया आपने, तो आप कितनी बार उनको पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद आप कितनी बार उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। क्योंकि नई नई कंटेंट लेते रहना और अलग अलग चीजें पढ़ते रहना आपका दिमाग रिटेन नहीं कर पाता है। बट सेम चीज को बार बार पढ़ना एंड फिर उसको अप्लाई करना एंड देन उसके हिसाब से अपने आप को कोर्स करेक्ट करना एक तरह से, ये एक चीज है जो आपकी हेल्प कर सकता है। और थर्डली आई फील दैट क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि पेपर टफ होता जा रहा है, तो टफ पेपर में जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उन पे फोकस करना सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। तो जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट में पर्सनली फील करती हूँ, मुझे आपकी कोई भी स्ट्रेंथ हो सकती है, तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है और जिससे यूपीएससी सवाल पूछता है उसमें आसान क्वेश्चंस गलत करने का स्कोप नहीं है। तो
एकदम सॉलिड होना चाहिए बेसिक्स। मतलब मैं समरी कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बार ये रिपीट की हुई बातें हैं, मैंने कई बार स्टूडेंट से कहा है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि उससे हमें एग्जाम का नेचर समझ में आ रहा है, एग्जाम का स्टैंडर्ड क्लियर हो रहा है, क्वेश्चंस के नेचर आइडिया लग रहे हैं, उनकी लैंग्वेज भी हम समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में वो किस लैंग्वेज के रूप में हमसे क्वेश्चन को पूछना चाह रहे हैं। सेकंड चीज जो है कि भाई 10 चीजों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक ही चीज को 10 बार पढ़े, जितना हो सके चीजों को दोहराए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, हर चीज याद होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम 80% 70% चीजें भी बार बार रिपीट करेंगे तो ये काफी प्रोडक्टिव होगा। और जो तीसरा सबसे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान दिया कि भाई कुछ सब्जेक्ट तो आपके ऐसे स्ट्रेंथ में होनी चाहिए जहां आप ये दावा कर सके कि इसमें गलती बहुत कम होगी, खास करके जो सिंपल क्वेश्चन है वो आप गलत नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने कई बार ये कहा है कि सिंपल क्वेश्चन आपका सिलेक्शन तो डिसाइड नहीं करते, पर अगर ये गलत हुए तो ये आपका रिजेक्शन जरूर डिसाइड कर देते हैं। तो बहुत ही मतलब बेहतरीन आपने शॉर्ट में बताया है अनुजा। मैं कहूंगा एक और चीज की, जैसे प्रीलिम्स में बच्चे करंट अफेयर के लिए काफी ज्यादा, मतलब आज के दौर में कई बार स्टूडेंट्स 4 आवर्स 5 आवर्स तक करंट अफेयर को दे रहे हैं, तो क्या आप इसमें इनको सजेशन देंगे कि, क्योंकि दो चीजें हैं, एक स्टैटिक पोर्शन भी है, एक सिलेबस भी है जो कि 4 पेपर में यूपीएससी ने डिवाइड किया है, ऑप्शनल है, और एक तरफ करंट अफेयर है, तो इसके बीच में एक बैलेंस कैसे बनाए, इस पर थोड़ा सा जरूर प्रकाश डालिए। करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक तो प्रीलिम्स में भी इम्पोर्टेंट है, मेंस में भी इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू में भी इम्पोर्टेंट है। और सब में करंट अफेयर्स अलग अलग तरह से इम्पोर्टेंस गेन करता है। प्रीलिम्स में यूजुअली क्या होता है कि जो भी चीजें न्यूज में चल रही होती हैं वो उससे रिलेटेड बातें पूछते हैं, कि अगर कोई सैटेलाइट है तो वो फिर पूछ सकते हैं कि ये वाला ऑर्बिट कौन सा होता है, वो वाला ऑर्बिट कौन सा होता है। तो एक कॉन्टेक्स्ट रहता है कि क्या क्या चीजें न्यूज में चल रही हैं और कौन से कीवर्ड्स पूछ सकते हैं। जैसे वो क्वेश्चन नहीं आता है व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म एज सीन इन न्यूज, तो ऐसे क्वेश्चन। टर्म्स आते हैं, कई बार मैप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे तुर्की हाँ का मामला था तो हाँ, वेरी मेडिटेरियन सी हो गया या गुड, ब्लैक सी हो गया, उसके आसपास की चीजें। के आसपास तो वेस्ट एशिया हो गया, ईस्टर्न यूरोप हो गया, जो कि हमें उतना थोड़ा उतना दिमाग में फिट भी नहीं है। वेस्टर्न यूरोप सबके दिमाग में फिट है। तो इसी तरह करंट अफेयर्स आपको प्रीलिम्स में इस तरह हेल्प करते हैं। मेंस में तो आपको चाहिए ही है, वरना आपके आंसर में वैल्यू एडिशन नहीं आ पाएगा और बहुत ही जेनेरिक बातें हो जाएंगी। इंटरव्यू तो खैर करंट अफेयर्स बिल्कुल ही बेस्ड होता है उस पर अगर चला गया तो इम्पोर्टेंस ये है। और बाकी मैंने तैयारी ऐसे की थी कि मैं हर महीने बुकलेट उठाती थी। आप किसी भी कोचिंग जो भी कोई भी मटेरियल आप उठा सकते हैं, बहुत अवेलेबल है। तो मैं उस मंथ का उसी मंथ में, मतलब जैसे जैसे आती जाती थी वैसे वैसे करती जाती थी, और मैं उसके बहुत ही छोटे नोट्स बनाती थी, जो नोट्स आपको मेंस में काम नहीं आएंगे, प्रीलिम्स से हैं ये सिर्फ। कि आप बिल्कुल ही छोटे छोटे नोट्स बना लो। एक बार आप नोट्स बनाए तो आपने एक बार पढ़ा, और उसको कम से कम 2 बार रिवाइज करो। बिल्कुल बिल्कुल। 3 बार आप उसको कर लोगे, करंट अफेयर्स इज डन। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है कि इतना बड़ा है, हर पेपर में ये आता है, वो पेपर में ये आता है। आप पेपर पढ़िए, पेपर पढ़ने से एक वो डेवलप होता है लिखने का स्टाइल, पढ़ने का स्टाइल, जो मेंस में आपकी बहुत हेल्प करेगा। प्रीलिम्स के लिए आप वो मंथली कंसोलिडेशन यूज कर लीजिए, आपका टाइम बचेगा, और उसमें हाईलाइट या नोट्स, शॉर्ट नोट्स, मतलब अगर नोट्स भी बनाने हो तो शॉर्ट नोट्स, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई बहुत समरी कर दी है, जहां समरी नहीं हो पा रही वहां आप पेज को ही एज इट इज अगर रखे तो भी ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो अनुजा जी, एक और बड़ी चीज जो चैलेंज आता है स्टूडेंट्स को इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान, जो शायद आपने भी फेस किया होगा, एक आंसर राइटिंग की जो प्रोसेस होती है, तो कई सारे जैसे पिछले टॉपर से लेकर टीचर से लेकर हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय होती है। आंसर राइटिंग में आप क्या सजेशन देंगे कि ये आने वाले स्टूडेंट जरूर फॉलो करें? आई थिंक सबसे पहला तो मैं यही बोलूंगी कि लिखना चालू कर दीजिए। मतलब मैंने बहुत देखा है कि लोग लिखते नहीं है, क्योंकि उनका होता है कि अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, अब ये नहीं आता, ये भूल गए, अभी जब सब कुछ कर लेंगे तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये आई थिंक इस सबसे बड़ा बैरियर है और सबसे इम्पोर्टेंट बैरियर है जो आपको क्रॉस करना है। तो लिखना चालू कर दीजिए। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके आप 5 पीवाईक्यू उठाइए और लिख दीजिए। आपके हो सकता है पहले पहले आंसरों बिल्कुल भी अच्छे ना लगे आपको, हो सकता है कि कोई मार्क्स, अगर आप किसी से चेक करा रहे हैं तो कोई मार्क्स भी ना आए, कोई दिक्कत नहीं है।
आपके कोई भी मार्क्स जो आप ऐसे आंसर राइटिंग में लिख रहे हो, दे डोंट मैटर एट ऑल। इट इज जस्ट आपको स्टार्ट करना है, तो प्लीज स्टार्ट करें। उसके बाद फिर आप अपने आंसर्स को देखिए कि आप कंपेयर करिए। तो कभी कभी मैं ऐसा भी करती थी कि मैं वो वाले क्वेश्चंस लिखती थी जो मुझे किसी टॉपर की कॉपी मिल गई है, तो मैं सेम क्वेश्चन लिखती थी, फिर मैं आंसर कंपेयर करती थी। तो जब आप बार बार ये प्रोसेस करेंगे तो आपका आंसर राइटिंग सुधरने लगेगा। और सेकेंडली आई थिंक एक और चीज है कि जब आप थोड़ा समझ जाएंगे कि आंसर राइटिंग कैसे होती है, तो जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ये मेरे साथ थोड़े बाद में होने लगा था कि मैं पढ़ते समय मुझे समझ आ जाता था कि ये मेरा इंट्रोडक्शन बन सकता है, बॉडी में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, और ये मेरा कंक्लूजन बन सकता है। तो आपकी पढ़ाई भी फिर रीओरिएंट होने लगती है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, वो भी बेटर होने लगता है। तो आई वुड से प्लीज लिखिए, पढ़ाई करते टाइम भी सोचते रहिए कि कैसे ये मैं अपने आंसर में लेके आऊंगी। और बाकी जो भी कोई टेस्ट सीरीज या पीयर ग्रुप आपका कोई है, उसमें लिखें, चेक करवाएं, डिस्कस करें, बहुत हेल्पफुल रहता है। मतलब स्टार्टिंग करें और जैसे जैसे फिर आप इसमें और आगे बढ़ेंगे और चीजों को पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगी कि ये चीजें हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपने आंसर में, किसी पर्टिकुलर जगह पर इस टाइप की थिंकिंग को हम डाल सकते हैं कि भाई इससे क्वेश्चन हमारा और भी बेटर हो सकता है। जी। ऑप्शनल के लिए अनुजा जी आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। मैंने ऑप्शनल के लिए स्टार्टिंग में यूट्यूब पे वीडियोस देख करके मैंने ऑप्शनल की तैयारी की थी, उससे नोट्स बनाए थे। वो मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था। फिर दूसरे अटेम्प्ट में मैंने फिर नितिन सांगवान बुक यूज करी थी, और मेरे पुराने जो नोट्स थे उसी में वैल्यू एडिशन करा था। और बाकी मैं थोड़ा सा समझ गई थी सोशियोलॉजी में क्या रिक्वायरमेंट है अपनी पहली अटेम्प्ट के बाद, तो मैं करंट अफेयर्स थोड़ा सा उसमें इनकॉर्पोरेट करने लगी थी। मैं टेस्ट सीरीज की चीजें उठा उठा करके अपने नोट्स में ऐड करती थी। तो ये सब छोटी छोटी चीजें की मैंने। और इसमें मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट में दिया था, और मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में सेम ही रखा था अपना स्ट्रैटेजी, क्योंकि जो काम कर रही थी तो उसको क्यों बदलना। Obviously। हाँ, तो इसीलिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग करना है या मैं कुछ ऐसा हैक लेके आऊंगी या आऊंगा। आप जो भी बेसिक सोर्सेज आपको पसंद है, कोई मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि यही करो। जो भी आपने पसंद है, जो भी आपको समझ आते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, पढ़ने का मन करता है, वो उठाएं, उसको कंप्लीट करें, उसके नोट्स बनाएं, टेस्ट सीरीज, फीडबैक। और कोशिश करें कि आप कुछ नई चीजें ला पाएं अपने आंसर में, क्योंकि सोशियोलॉजी छोटा ऑप्शनल है, तो काफी हद तक एग्जॉस्ट हो जाता है। सब सेम चीजें लिख रहे होते हैं, सबके एग्जाम्पल भी सेम है सबके, तो आप थोड़ा सा वेरिएशन अगर लेके आएंगे, कुछ न्यू एग्जाम्पल लिख देंगे, कुछ लेटेस्ट हो रहा है उसका एग्जाम्पल लिख दिया, तो उससे और बेटर हो जाएगा। मार्क्स अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं ऑप्शनल में। जी। इस समय जैसे कई सारे स्टूडेंट जो 24-25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वे कई बार कहते हैं कि सर एक तरफ एनसीईआरटी हमें कोई बोल रहा है, एक तरफ कोई कह रहा है स्टैंडर्ड बुक लेते हैं, कोई एक तरफ कह रहे हैं कि क्लास के नोट्स भी हैं। तो कई बार उनके पास मटेरियल इतना ज्यादा हो जाता है, और वर्तमान में आप जानते हैं कि यूट्यूब पर इतने सोर्सेस और इतनी चीजें आ गई हैं, तो एक तरीके से चूजी होना बहुत जरूरी है कि वो क्या पढ़े और क्या नहीं। तो थोड़ा सा इस पर भी आप अनुजा जी बताएं कि एनसीईआरटी से लेकर स्टैंडर्ड बुक और ऑनलाइन जो भी सोर्सेस है उसमें वो किस तरीके से चीजों को सेलेक्ट करें और कैसे वो अपने चीजों को और बेटर करने की कोशिश करें। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है, जो कि अच्छी बात भी है और थोड़ा उसका वो भी है। तो जब भी आपने डिसाइड करना हो, तो दो तरीके हैं, या तो आप अपने ऊपर भरोसा रखें और आप सब ब्राउज व्राउज करें और आप डिसाइड करें कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और अपने हिसाब से करें। नहीं तो आप अपने ट्रस्टेड सीनियर्स, ट्रस्टेड मेंटोर्स, जो भी जिन लोगों पे आपको भरोसा है, जो कि सिर्फ इसलिए नहीं आपको सामान दे रहे हैं कि ले लो ये भी ले लो, उनसे गाइडेंस लें और उनसे पूछें कि आपने क्या क्या यूज किया था, और किसी पे भरोसा करके ट्राई करें। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो कर लें, बट थोड़ा ट्राई करें कि ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और एक बार अगर आपको लगता है कि समथिंग इज, अगर हम 10 में से रैंक कर रहे हैं, आपने कोई मटेरियल उठाया, वो 7 के ऊपर है, तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि दो नया मटेरियल आ गया जो आपको लग रहा है कि ओ ये तो 8 स्टार्स है, तो मैं ये छोड़ देती हूँ और मैं ये उठा लेती हूँ। ये मत करिए। स्टार्टिंग में 4-5 मैक्स ब्राउज करके देख लो कि क्या समझ, कौन सा वाला समझ आ रहा है, या किसी से पूछ लो और उठा लो। और अब वो उठा लो, अब वो उठ गया है और कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ऐसा आजकल अच्छा मटेरियल ही रहता है, कोई बहुत गड़बड़ मटेरियल नहीं रहता है। आप उसको पढ़ेंगे तो आप कर ही लेंगे। तो दैट इज, ये मेरा एडवाइस यही रहेगा। एनसीईआरटी की कोई हेल्प ली थी आपने?
हाँ हाँ, एनसीईआरटी अगेन, एनसीईआरटी डिपेंड करता है कि आपको कितनी जरूरत है। जैसे मुझे एनसीईआरटी की जरूरत थी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, क्योंकि मैं पीसीएम से हूँ, तो मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी से थोड़ा आउट ऑफ टच थी। तो मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी यूज करी थी 11th-12th क्लास की। मैंने 6th क्लास से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मैंने 11th की उठाई और मुझे लगा कि यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। अगर आप 8th की उठाते हो, आपको लगता है मेरे को 8th से स्टार्ट करना है, तो आप 8th से स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें आपको हो सकता है स्टैंडर्ड बुक्स डायरेक्टली समझ आ जाए, हो सकता है कि आपको सिविक्स बहुत स्ट्रांग लगती हो अपनी, तो आप डायरेक्ट लक्ष्मीकांत उठा सकते हो। तो जो भी आप बहुत पर्सनल है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग लगता है, आपको किसकी एनसीईआरटी अच्छी लगती है और कौन सी वाली, उस हिसाब से आप आगे उठा सकते हैं एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी में थोड़ा सा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को देखें, किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है, वहीं से आप एनसीईआरटी, ऐसा कोई कसमे वादे नहीं कि क्लास 6 से ही शुरू करना है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। और एक जो बड़ी बात कई बार स्टूडेंट्स मतलब शिकायत भी करते हैं कि जो उस पूरे प्रिपरेशन के दौर में कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी कि आपको लगा होगा कि प्रिपरेशन कभी वीक हो रही है, कभी स्लो हो रही है, तो उस तरीके की चीजों को आप किस तरीके से फिर फाइट कर पाते थे? हाँ, होता है, नेचुरल है, होगा भी, क्योंकि लैपटॉप या बुक खोल के बैठे रहना और पढ़ते रहना मुश्किल काम है। तो होता है। इसमें जब मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैं हाफ डे ऑफ ले लेती थी, या मैं फुल डे ऑफ ले लेती थी, या मैं 2 दिन ऑफ ले लेती थी, क्योंकि मैं ये नहीं करना चाहती थी कि मैं बैठी हुई हूँ पर मैं पढ़ नहीं रही हूँ, फिर मैं और परेशान हो रही हूँ कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, फिर वो एक साइकिल बन जाएगा। तो आई बिल्कुल। वुड से कि 1-2 दिन का ब्रेक, अगर 24 या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 1-2 दिन का ब्रेक ले लेंगे तो कोई दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी। 1-2 दिन का दो। ब्रेक लेके रिफ्रेश होके वापस आ सकते हैं। इसके अलावा आप सब्जेक्ट चेंज कर लो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, नहीं एकदम नहीं हो पा रहा है, तो इकोनॉमी पढ़ लो, क्योंकि इकोनॉमी थोड़ा डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन यूज करता है। तो या ऑप्शनल कर लो, अगर आपका कुछ तो थोड़ा चेंज कर लो। नहीं तो थर्डली आई ऑल्सो फील कि आप ये भी कर सकते हो कि आपसे अकेले नहीं पढ़ाई हो रही, तो आप अपने किसी दोस्त के साथ जाके पढ़ाई कर लो, टाइम पास नहीं, बट लाइक पढ़ाई कर लो। आई थिंक उससे भी बहुत वो बनता है, बढ़ता है कि हाँ ठीक है मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आई थिंक पीयर ग्रुप डिस्कशन हल्का रहता है, थोड़ा दिमाग पे बेटर लगता है। तो बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा मतलब जहां आपको लग रहा है कि चीजें बढ़ रही है या बर्डन जैसी हो रही है, थोड़ा सा ब्रेक या फिर चीजों को थोड़ा बदला जाए, पैटर्न बदला जाए, तरीके बदले जाए, ताकि और भी हमारा जो एनर्जी है वो वापस रिगेन होकर हम उसे यूटिलाइज कर सके। आपने अनअकैडमी में जो टेस्ट दिए, तो मॉक टेस्ट में आप क्या रोल कहेंगे कि मॉक टेस्ट ने कितना ज्यादा चेंजेस आपको लाया इस पूरे प्रिपरेशन में? अनअकैडमी के टेस्ट मैंने, आई थिंक मेरे पहले टेस्ट थे प्रोसेस में घुसते ही, मैंने सबसे पहले अनअकैडमी के टेस्ट दिए थे। और मेरे मतलब सबसे बड़ी ये चीज थी कि मैंने डरना बंद कर दिया था। फिर मतलब मैंने 1 दिया, 2 दिया, नंबर आए नहीं आए, फिर मैं आराम से दे दी थी कि अब मैं दूंगी, अब चाहे जो भी मार्क्स आए। फिर मैं उसका जो भी बहुत डिटेल अच्छा एक्सप्लेनेशन था वो पढ़ती थी। तब मेरी स्टार्टिंग थी प्रेपरेशन की, तो मैं फिर उसको इनकॉर्पोरेट करती थी अपने नोट्स में। तो एक मेरा जो प्रिलिम्स वाला बेस था वो काफी स्ट्रांग हो गया था। फिर मैं वो सीख गई थी करना कि कैसे थोड़ा स्मार्टली वर्क करा जाए, और जो क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं आता है वो भी सॉल्व कर सकती हूँ मैं, कौन से मैं छोड़ दूँ, कौन से मैं कर लूँ, मेरे स्ट्रांग एरियाज क्या हैं। तो वो सब मैंने यही मॉक टेस्ट दे करके ही सीखा। मतलब मॉक टेस्ट के माध्यम से हम अपनी वीकनेस को दूर कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के माध्यम से हम अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। जी। बाकी अनुजा जी, आपका कोई अंतिम संदेश कि स्टूडेंट इस समय जो प्रिपेयर करे, क्योंकि आपने न केवल 3 बार पीटी निकाला है बल्कि कंटिन्यूअसली 2 बार इस एग्जाम को क्रैक किया है। एक बार होता तो मैं एक बार कह सकता, लेकिन कंटिन्यू 2 बार, ये स्पष्ट करता है कि आपका डेडिकेशन, आपने जो स्ट्रैटेजी फॉलो की वो बिल्कुल बहुत बेहतर थी। तो एक अंतिम कंक्लूड अगर हम कहे कि ये चीजें थोड़ा सा रहे, तो इसमें मैं चाहूंगा कि आप जरूर हमारे स्टूडेंट्स को बताएं। मेरे हिसाब से सबसे पहला तो यही है कि अपने पढ़ाई के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। और ये लाइफ में एक पार्ट है एग्जाम, तो इससे आप काम रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, और ये चीजें जितना में बहुत ज्यादा मैटर करती है मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी। और दूसरी बात, एक लूज टाइम टेबल लेके चलें कि ऐसा भी नहीं है कि 1-2 दिन ऊपर नीचे हो गया तो सब खराब हो गया। थोड़ा एक लूज गाइडेंस कि इतने दिन में ये करना है, उतने दिन में ये करना है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि
बहुत सिलेबस है, ये है वो है, ओवरवेलम हो जाता है इंसान। तो एक लूज टाइम टेबल आई थिंक वुड बी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और तीसरी चीज, अगर आपके दोस्त हैं, आप कोचिंग जाते हैं, या कोई भी आपके हैं 3-4 अच्छे सिंसियर डेडिकेटेड लोग, तो उनके साथ डिस्कशन जरूर करें और उनके साथ चीजें डिस्कस करें, करंट अफेयर्स डिस्कस करें, तो एक मोटिवेशन बनी रहती है। तो यही मेरे 3 आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवेज थे। से इन बच्चों को बताए हैं, मुझे ऐसा श्योर है कि इन सारे सवालों के जवाब उन्हें बहुत सटीक रूप में मिले हैं। और आप जिस तरीके से अब आगे बढ़े हैं, आपके बेहतर भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप इसी रूप में आगे बढ़ते चलें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जो विद्यार्थी यूपीएससी की प्रिपरेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म इसलिए क्योंकि पिछले 3 वर्षों में केवल यूपीएससी नहीं बल्कि हर परीक्षा में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ ये आगे बढ़ा है। इस समय यदि आप सब्सक्रिप्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यूपीएससी में ये सब्सक्रिप्शन इस समय 50% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। जब हम एक प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो ये केवल एक टीचर या एक कोर्स नहीं है, बल्कि पूरा प्लेटफॉर्म आपको उतने समय के लिए दे दिया जाता है। इस सब्सक्रिप्शन में हम आपको कोर्स नहीं देते बल्कि पूरा प्लेटफॉर्म दे देते हैं उतने टाइम के लिए। उसमें आप जीएस से जुड़े हुए सारे लेक्चर लाइव रिकॉर्डेड उतने टाइम के लिए जितने पुराने सब देख सकते हैं। सीसेट के कंप्लीट लेक्चर, ऑप्शनल के कंप्लीट लेक्चर और प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आप सबसे मिनिमम प्राइस पर बेहतर क्वालिटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम बातचीत करें, ये जो ऑफर है 27 जुलाई एंड होगा। एमके लाइव हमारा रिफर कोड है जिसे आप यूज करेंगे जब भी आपको 50% सब्सक्रिप्शन चाहिए। इस समय जो ऑफर चाहिए उसके लिए आपको ये रिफर कोड यूज करना है। एमके लाइव केवल रिफर कोड नहीं है बल्कि एक वादा है कि यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत तैयारी में आती है, तैयारी में, तो हम आपके साथ हैं। यदि आपको कोई भी रणनीतिक समस्या आती है तो मैं आपके साथ हूं। एमके लाइव रिफर कोड केवल और केवल एक रिफर कोड नहीं बल्कि एक भरोसा भी रहेगा। साथ ही साथ हम वादा करते हैं कि यदि आपका सिलेक्शन होता है अंतिम रूप से तो हम आपकी फीस पूरी लौटा देते हैं। टारगेट बैच यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2024 के लिए 27 जुलाई से शुरू हो रहा है और 30 अप्रैल 2024 तक यह बैच चलेगा। इस बैच में जो एजुकेटर्स हैं, यकीन मानिए कि भारत के सबसे इस समय बेस्ट एजुकेटर्स हैं इस टीम में। इस टीम में आपको सीसेट हमारे द्वारा, प्रतीक नायक सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे, सिद्धार्थ अरोड़ा सर इंडियन पॉलिटी, आशीर्वाद सिंगल सर साइंस टेक्नोलॉजी, मृणाल पटेल सर इकोनॉमी की क्लास लेंगे और सुदर्शन गुर्जर सर ज्योग्राफी की क्लास लेंगे। इस बैच को आप केवल प्लस और ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है प्रतिज्ञा बैच। इस प्रतिज्ञा बैच में हम मुखर्जी नगर से सीधी ऑफलाइन क्लास की शुरुआत करते हैं। यह बैच अब दूसरा शुरू हो रहा है 31 जुलाई से। और आपके लिए नई अपडेट यह है कि 10 अगस्त से सीसेट एक्सक्लूसिव बैच हम लेकर आ रहे हैं। सीसेट एक्सक्लूसिव बैच जिसमें कंप्लीट सीसेट हम कवर कराएंगे दोपहर 2 से 4 बजे के बीच में। और इसके लिए आपको एमके लाइव रिफर कोड यूज करना होगा। अभी कुछ विद्यार्थियों के लिए मिनिमम फीस के साथ एडमिशन है। एक बड़ी बात यह है कि जब आप सीसेट का ऑफलाइन कोर्स लेंगे तो आपको 1 महीने के लिए फ्री में पूरा जीएस का कोर्स दिया जाएगा, 1 महीने के लिए। साथ ही साथ अनअकैडमी स्टोर जहां रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं वो भी आपको 6 महीने के लिए फ्री दिया जाता है, तो इसका जरूर फायदा उठाइएगा। 0% इंटरेस्ट के साथ ईएमआई का ऑप्शन है। और अब वीक मंथ जो करंट अफेयर मैगजीन आती है मंथली, वो हिंदी माध्यम में भी आ चुकी है। इंग्लिश मीडियम के बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो 29 जुलाई
दोपहर 4 बजे बापू सभागृह पटना में हमारी आपसे सीधी मुलाकात होगी। हम आ रहे हैं पटना में, तो जो विद्यार्थी पटना से हैं हमें एक बार जरूर सूचित कर दीजिएगा। आपका स्वागत है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पेमेंट नहीं देना है, ध्यान से सुन लेना।